नमस्कार। हेलो, हाय एवरीवन। महाकुंभ महोत्सव के इस स्वर्णिम जन जागरूकता माह का आज 5वां दिन है और आप सभी के सामने आज का जो विषय है वो ये रखा गया है कि सेरेब्रल पाल्सी में एसोसिएटेड मेडिकल प्रॉब्लम्स का क्या होती है। एसोसिएटेड मेडिकल प्रॉब्लम्स का जो मतलब होता है वो ये होता है कि जब किसी बच्चे को सेरेब्रल पाल्सी की दिक्कत होती है तो सेरेब्रल पाल्सी की दिक्कत के साथ साथ और ऐसी कौन कौन सी समस्याएं हैं जो साथ में जुड़ी रहती हैं, या ऐसी कौन कौन सी दिक्कतें हैं जिनमें बच्चा सफर करता है, उसके लिए हमारा जो मेडिकेशन है वो क्या हो सकता है, फिजियोथेरेपी प्रबंधन कैसा हो सकता है, यदि और कोई पैथी है तो वो कौन सी हो सकती है, या इस तरह का जब हमें प्रॉब्लम देखने को मिले तो उस समस्या को हम कैसे दूर करें या उससे बाहर निकलें। सेरेब्रल पाल्सी जब किसी बच्चे को होती है तो जरूरी नहीं है कि हर बच्चे में एसोसिएटेड मेडिकल प्रॉब्लम हमें देखने को मिले। अक्सर एसोसिएटेड मेडिकल प्रॉब्लम्स बहुत ही सीवियर जो कंडीशन होती है सेरेब्रल पाल्सी की उसमें देखने को मिलता है। आमतौर पे देखा गया है कि मैक्सिमम जो एसोसिएटेड मेडिकल प्रॉब्लम्स होती हैं ये क्वाड्रिप्लेजिक सेरेब्रल पाल्सी में देखने को पाई जाती हैं। हेमीप्लेजिक या मोनोप्लेजिक में एसोसिएटेड मेडिकल प्रॉब्लम कम देखने को मिलती है। एक बार हम फिर से यहाँ पे आपको बताते चले कि एसोसिएटेड मेडिकल प्रॉब्लम हम उनको बोलते हैं जो समस्याएं सेरेब्रल पाल्सी अगर किसी बच्चे को है तो सेरेब्रल पाल्सी के साथ साथ अन्य समस्याएं, अगर उस बच्चे के साथ अन्य बीमारियां उस बच्चे के साथ साथ जुड़ी हुई है तो उनको हम एसोसिएटेड मेडिकल प्रॉब्लम बोलते हैं। वेद फाउंडेशन संस्था है जहां पे सेरेब्रल पाल्सी और न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के केसेस को देखा जाता है। वेद फाउंडेशन एकमात्र ऐसी संस्था है जो दुनिया में पहली बार YouTube के माध्यम से आप सभी को सेरेब्रल पाल्सी के विषय में गर्दन ना रुकने से लेके और हमारा प्रयास है कि बच्चे को हम स्वतंत्र रूप से कैसे चलाएं वहां तक के सफर को वर्चुअल आपके सामने लेके आ रहा है। YouTube के या सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म पे शायद ही आपको ऐसा कंटेंट देखने को मिलेगा। तो हमारे देखने वाले सभी दर्शक हमको सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म पे यदि आप देख रहे हैं तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि हमारा YouTube चैनल फिजियो वेद वर्ल्ड को अवश्य सब्सक्राइब करें और चैनल पे दिए गए कंटेंट को लाइक करें और शेयर करें, जिससे कि अन्य लोगों तक यह जानकारी आसानी से पहुंच सके। यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यह एकमात्र प्लेटफॉर्म है जहां पे आपको सेरेब्रल पाल्सी से संबंधित समस्याएं और न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर में किसी भी प्रकार की यदि कोई समस्या है तो उसका संपूर्ण समाधान यहाँ पे आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है। ये प्रयागराज में सेंटर स्थित है और प्रयागराज में इस समय महाकुंभ महोत्सव चल रहा है, जिसमें अपनी भागीदारी को सुदृढ़ बनाते हुए महाकुंभ के इस स्नान और दान के कार्यक्षेत्र में अपने आप को स्थापित करते हुए वेद फाउंडेशन ने 1 महीने का ये स्वर्णिम जन जागरूकता माह कार्यक्रम चलाया है, जिसके अंतर्गत वो सभी लाभान्वित होंगे जिन अभिभावकों के बच्चों को सेरेब्रल पाल्सी की समस्या है। तो आज के विषय पे अब हम बात करेंगे और आज का जो हमारा विषय है वह है एसोसिएटेड मेडिकल प्रॉब्लम्स इन चिल्ड्रन विद सेरेब्रल पाल्सी। सो व्हाट इज द एसोसिएटेड मेडिकल प्रॉब्लम? मैंने उसके विषय में बहुत ही डिटेल में आप सभी को बता दिया है। अब हम बात करेंगे कि एसोसिएटेड मेडिकल प्रॉब्लम पाई क्या क्या जाती है। तो यदि किसी बच्चे को सेरेब्रल पाल्सी की प्रॉब्लम है तो सबसे पहले अगर एसोसिएटेड मेडिकल प्रॉब्लम की बात हम करेंगे
दैट इज द एपिलेप्सी, जिसको हिंदी में हम मिर्गी भी बोलते हैं। ये दो तरह का होता है। पहला जो होता है वो उसको हम बोलते हैं जनरलाइज्ड सीजर, जिसको टोनिक क्लोनिक या ग्रैंड मैल सीजर भी बोला जाता है। इसमें आमतौर पे देखा जाता है कि हमारे बच्चे की पूरी बॉडी अफेक्टेड होती है। ट्विस्टिंग मूवमेंट देखने को आपको मिलेंगे, बेहोशी की अवस्था में भी बच्चा जा सकता है, अनकॉन्शियसनेस, मुंह से झाग या फिर सलाइवा सिक्रेशन भी आपको देखने को मिल सकता है। आंखों की जो स्थिति है वह सामान्य तौर पे प्राकृतिक नहीं रहती, असामान्य सी दिखती है। इसको हम जनरलाइज्ड सीजर बोलते हैं, जिसका असर पूरे शरीर में हमें देखने को मिलेगा। दूसरा होता है फोकल सीजर। फोकल सीजर आमतौर पे हमें किसी एक हाथ या किसी एक पैर या मुंह पे या कहीं भी बॉडी के छोटे से पार्ट पे देखने को मिलेगा। कभी कभी लोगों का ये रहता है कि आए दिन बच्चा उनका बहुत तेजी से हंसने लगता है या फिर किसी चीज को देख रहा है तो कुछ देर के लिए 2-4 सेकंड के लिए उसी तरफ अपने आप को अस्थायी रूप से फिक्स कर लेता है, या कभी कभी उसके हाथ में, पैर में या चेहरे में हमें ट्रेमर देखने को मिलता है। इसको हम फोकल सीजर बोलते हैं। यदि किसी बच्चे को सेरेब्रल पाल्सी की समस्या है और उसको जनरलाइज्ड या फोकल सीजर है, तो निश्चित तौर पे आपको अपने बच्चे को किसी न्यूरो फिजिशियन को दिखाना पड़ेगा। और ऐसी अवस्था में जब ऐसी स्थिति उत्पन्न हो तो प्रयास करें कि उसके मुंह के आसपास ऐसी कोई भी चीज ना लेके जाएं जिससे वो बाइट करे, जैसे कि आपका हाथ, अंगुली या उसका भी शरीर बचा के रखना है कि वो बाइट ना करे। जो एयरवे है वो क्लियर होना चाहिए, कपड़े इनके ढीले ढाले होने चाहिए और इनको करवट में लिटा के रखना है और तत्काल किसी न्यूरो फिजिशियन से संपर्क करना है। यदि संभव हो तो एक छोटी सी वीडियो क्लिप बना लीजिए, जिससे कि जब आप डॉक्टर को दिखाएं तो उनको आसानी हो इस समस्या के मैनेजमेंट को वो बेहतर ढंग से कर सकें। इसमें कुछ दवाएं आती हैं जो विशेष तौर पे इन बच्चों के लिए बनाई गई होती हैं और कुछ ही सालों के बाद इस समस्या से वो बाहर निकल सकते हैं। दूसरी जो समस्या आएगी जिसके बारे में हम बात करेंगे, दैट इज द कॉन्ट्रैक्चर एंड डिफॉर्मिटी। कॉन्ट्रैक्चर और डिफॉर्मिटी जो इस समय हमको सुन रहे हैं, आसान भाषा में अगर बताया जाए तो जब भी स्पास्टिक सीपी के विषय में बहुत ढेर सारे लेक्चर्स ऑलरेडी इस यूट्यूब चैनल पे पड़े हुए हैं। स्पास्टिक सेरेब्रल पाल्सी में हमारी जो मसल टोन होती है वो नॉर्मल नहीं होती, वो एबनॉर्मल होती है और मसल टोन बढ़ी हुई मिलेगी। बढ़ी हुई मतलब हाथ और पैर बहुत सख्त होते हैं, अकड़े हुए होते हैं। तो यहाँ पे जब आप नोटिस करोगे कि बॉडी के जो भी ज्वाइंट्स होते हैं हमारे, उनका काम होता है फ्लेक्शन और एक्सटेंशन। कोई भी ज्वाइंट हो, फंक्शनल वे में अगर देखा जाए तो उसका काम होता है अपने फंक्शन को परफॉर्म करना। और इन बच्चों की जो एक्सटेंसर मसल होती है वो वीक होती है, जैसा कि कल के लेक्चर में सभी को बताया गया। जब भी हम ताकत लाने वाली कसरत कराते हैं तो एक्सटेंसर ग्रुप की मसल को स्ट्रॉन्ग करते हैं, फ्लेक्सर ग्रुप ऑलरेडी टाइट होती है, वीक होती है। तो फ्लेक्सर ग्रुप जब वीक होती है तो जो भी हमारे ज्वाइंट्स हैं वो फ्लेक्शन पोजीशन में रहेंगे। बहुत दिनों तक फ्लेक्शन पोजीशन में अगर भी कोई भी ज्वाइंट हमारे बॉडी का है, सपोज हमारा एल्बो ज्वाइंट है, अगर ये बहुत दिन तक फ्लेक्शन में रहेगा तो ये अपनी इसी प्रॉपर्टी को हमारे जो मसल्स हैं वो एडॉप्ट कर लेते हैं और एडॉप्टेशन के बाद जो स्पास्टिसिटी है वो कॉन्ट्रैक्चर में डेवलप हो जाती है। कॉन्ट्रैक्चर मींस अब ये जो हमारी मसल्स है एल्बो ज्वाइंट के आसपास, ये आपस में जुड़ जाती है। फिर इसके बाद एल्बो का एक्सटेंड होना लगभग नामुमकिन सा हो जाता है। बहुत अधिक प्रेशर देने पे हम एक्सटेंड कर सकते हैं, बट उसमें चोट लगने की संभावना या फ्रैक्चर की संभावना बढ़ जाती है। इसको हम कॉन्ट्रैक्चर बोलते हैं। डिफॉर्मिटी क्या होती है? डिफॉर्मिटी इज अ परमानेंट
and you can say this is a abnormal growth of the muscles and bone also. यहाँ पे जब डिफॉर्मिटी किसी बच्चे के ज्वाइंट्स में होती है तो उस डिफॉर्मिटी के बाद उस जो पर्टिकुलर ज्वाइंट को एक्सटेंड करना या उसको फंक्शनल वे में लाना बिल्कुल नामुमकिन है, वो नहीं हो सकता। उसके लिए केवल एक ही उपाय है, दैट इज द सर्जिकल इंटरवेंशन। सर्जरी के माध्यम से हम उस डिफॉर्मिटी को, जो मांसपेशियां होती हैं, वहां पे कट लगा के उसको करेक्ट करते हैं। इसके बाद सर्जरी के बाद वीकनेस बहुत ज्यादा आ जाती है, उसके लिए अगेन वी विल स्टार्ट फिजियोथेरेपी। फिजियोथेरेपी से हम पावर को रिस्टोर कर सकते हैं और फंक्शन को भी रिस्टोर कर सकते हैं। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात है जो मैं सबको बताता चलूं कि जब भी कॉन्ट्रैक्चर और डिफॉर्मिटी की बात आती है, फ्रॉम द बिगिनिंग आई एम टेलिंग एवरीवन, आप प्रयास करें कि इस स्थिति में बच्चे को ना पहुंचने दें। जब किसी बच्चे को सेरेब्रल पाल्सी होती है तो 2 साल, 4 साल, 6 साल, 7 साल तक यदि आपने उसकी फिजियोथेरेपी नहीं शुरू कराई, तब जाके हम कॉन्ट्रैक्चर और डिफॉर्मिटी के लेवल पे पहुंच जाते हैं। तो प्रयास करें इनकी एक्सरसाइज कम से कम उम्र में शुरू कराएं, जिससे कि डिफॉर्मिटी और कॉन्ट्रैक्चर आने का कोई भी सवाल ही ना पैदा हो और सर्जिकल इंटरवेंशन की इन बच्चों को जरूरत ना पड़े। नेक्स्ट है कम्युनिकेशन डिसऑर्डर। इन बच्चों को बोलने की समस्या, मुंह से राल टपकने की समस्या आमतौर पे देखी जाती है। उसका मुख्य कारण है मुंह के और गले के आसपास की जो मांसपेशियां होती हैं, या तो वो बहुत कमजोर होती हैं या तो वो बहुत सख्त होती हैं, और जो सेंसरी इनपुट होता है उसका जो इन्वॉल्वमेंट है वो पार्शियल होता है, उतना नहीं हो पाता जितना कि होना चाहिए। जो इनकी टंग होती है वो सारे टेस्ट को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाती है। मुंह के आसपास की जो मसल्स हैं या तो वो बहुत टाइट होंगी या बहुत लूज होंगी, इसके लिए वो सलाइवा को सोलो नहीं कर पाते हैं। और इस समस्या की वजह से कम्युनिकेशन प्रॉब्लम में इनके प्रॉब्लम आती है, क्योंकि वोकल कार्ड भी इनका अफेक्टेड होता है। अगली जो समस्या है दैट इज फीडिंग एंड सॉलोइंग प्रॉब्लम। मैंने पहले ही बताया कि इसमें भी समस्या वही रहेगी, फीडिंग एंड सॉलोइंग में। जब भी किसी के मुंह के और गले की और वोकल कार्ड की मांसपेशियां बहुत ज्यादा वीक या सख्त रहेंगी तो उनको खाना खाने में, चबाने में इश्यूज आते हैं, वो देखने को आमतौर पे इन बच्चों में मिलता है। इसके लिए हमें क्या करना है कि सबसे पहले लिक्विड डाइट इन बच्चों की स्टार्ट करनी है। इसके बाद फिर सेमी सॉलिड पे जाना है और रोटी के एक टुकड़े को, छोटे से टुकड़े को इनके दांतों के बीच में रखना है। धीरे धीरे वो उसको यदि चबाना शुरू करते हैं तो हमें उस बाइट की संख्या को बढ़ाते जाना है। सॉलोइंग के लिए हमें वेट करना है, धीरे धीरे वो डेवलप होता है। जब भी इन बच्चों को खाना खिलाएं तो ना तो इनको लिटा के खिलाना है सुपाइन पोजीशन में, ना तो साइड लाइन पोजीशन में खिलाना है। प्रॉपर इनको 90 डिग्री में बिठा के या फिर गोदी में हल्का सा बेंड करके इनको खाना खिलाना है। जिस एक्टिविटी को हम डेवलप करेंगे उसी पोजीशन को ये बच्चे एडॉप्ट कर लेते हैं। तो शुरू से ही हमें चाहिए कि जो हम डेवलप करा रहे हैं वो क्या है, वो हमारे बच्चे के लिए सही है या गलत है। तो पोस्चर बहुत इंपॉर्टेंट होता है इन बच्चों में। पोस्चर का ध्यान यदि पेरेंट्स स्वयं से शुरू से रखेंगे तो निश्चित तौर पे उसका असर इनके मोटर डेवलपमेंट पे भी पड़ेगा। यदि किसी बच्चे को आप शुरू से लिटा के खाना खिला रहे हैं और जो उसकी डेली नीड है उसको आप अगर फुलफिल कर रहे हैं तो वो बैठना नहीं चाहेगा, और भविष्य में अगर थेरेपी के माध्यम से भी उसे बिठाने का कोशिश किया जाएगा तो वो उसमें इंटरेस्ट नहीं लेगा। उसका जो इंटरेस्ट लेवल होता है वो उसमें नहीं डेवलप होगा, बिकॉज उसके पास वो सारी सुविधाएं लेट के उसको मिल रही हैं जो कि बैठने पे उसको मिलनी चाहिए थी। तो मेन जो फोकस होता है इन बच्चों का वो होता है सर्वाइवल का।
आप जिस पोजीशन में इनको सरवाइव कराएंगे उस पोजीशन को ये एडॉप्ट करते हैं, इनका ब्रेन उसी को एडॉप्ट करता है। अपना खुद का एफर्ट ये बहुत ज्यादा नहीं देना चाहते हैं। तो प्रयास करें कि जब भी इनको फीड कराएं तो एक सही पोस्चर में फीड कराना चाहिए। कभी भी लिटा के या साइड लाइन में लिटा के ऐसे बच्चों को खाना न खिलाएं, उससे इनकी ट्रेकिया में या एसोफेगस में या सांस की नली में भी खाना फंस सकता है। जीआई जो रिफ्लेक्स होता है वो भी देखने को मिल सकता है और इन बच्चों के लिए वो हानिकारक हो सकता है बहुत ज्यादा। लंग्स भी इन्फेक्टेड हो सकते हैं। तो प्रयास करें कि पोजीशन और पोस्चर सही रहे। नेक्स्ट एसोसिएटेड मेडिकल प्रॉब्लम इज रिलेटेड टू आवर विजन। Vision problem is most common in children who have developed quadriplegic mixed type cerebral palsy. In mixed type cerebral palsy and severe spasticity where we develop quadriplegia and in dyskinetic CP also we can see this visual impairment. विजुअल इम्पेयरमेंट यदि किसी बच्चे को होता है तो उसका पता 3 से 4 महीने में चल जाता है। प्रयास करें कि किसी पीडियाट्रिक ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट से आप कांटेक्ट करें। यदि थोड़ा बहुत विजन बच्चे की आंखों में है तो उसको चश्मा लगेगा, कुछ दवाइयां होती हैं, कभी कभी सर्जिकल इंटरवेंशन की भी आवश्यकता पड़ती है। फिजियोथेरेपेटिक मैनेजमेंट में वी हैव अ लॉट्स ऑफ टेक्निक टू डेवलप विजुअल कैपेसिटी like light stimulation, sensory stimulation, tummy time exercise, exercise with toys, exercise with visual and auditory toys। यहाँ पे ढेर सारी चीजें ऐसी हैं जिससे कि हम बच्चे के विजुअल इम्पेयरमेंट यदि है तो उसको हम इम्प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट इज हियरिंग इम्पेयरमेंट। इसके लिए भी हमें डॉक्टर के पास जाना है, संपर्क करना है और प्रयास करना है कि ये सब चीजें जल्दी से जल्दी आप करें, इंतजार नहीं करना चाहिए। क्योंकि हर पेरेंट्स को पता चल जाता है पहले ही कि उसके बच्चे को आंख से कम दिखाई दे रहा है या कान से कम सुनाई दे रहा है। इन सब चीजों में देर नहीं करना चाहिए। यदि आप देर कर रहे हैं तो आप उसके इम्पेयरमेंट को जो कि टेम्पररी है आप उसको अस्थाई बना रहे हो और जब वो परमानेंट हो जाएगा, टेम्पररी से परमानेंट एक बार हो जाएगा तो वो बच्चा भी एडॉप्ट कर लेता है। फिर वो इशारे से बात करना सीख जाएगा, कानों की आवश्यकता उसे महसूस ही नहीं होगी। एक बार अगर विजुअल इम्पेयरमेंट उस पे हावी हो गया तो वो चीजों को देखना छोड़ देगा, फिर उसका इंटरेस्ट नहीं। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि जब भी आपको ऐसा कुछ लगे तो आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना है, इसमें विलंब नहीं करना है। हमें जब ये इंफॉर्मेशन मिल जाए कि बच्चे को इस तरह की कोई प्रॉब्लम है हम तुरंत डॉक्टर से कांटेक्ट करेंगे। नेक्स्ट इज रिस्पायरेटरी कॉम्प्लिकेशंस। रिस्पायरेटरी कॉम्प्लिकेशंस इन बच्चों को इसलिए ज्यादा होती है कि अक्सर इनका जो पोस्चर होता है वह नॉर्मल नहीं होता है। नॉर्मल पोस्चर मीन्स ये सिटिंग अगर कोई बच्चा नहीं कर पा रहा है, वो दिन रात लेट के बिस्तर पे बिता रहा है या क्रॉलिंग नहीं कर पा रहा है या बॉडी उसकी मोबाइल नहीं है, मोबिलाइजेशन नहीं है बॉडी में, बच्चा चल नहीं पाता है, तो इन बच्चों का जो लंग्स होता है उसकी जो कैपेसिटी होती है वो डेवलप नहीं हो पाती। अगर हम पैदल चल रहे हैं तो हमारे लंग्स को, फेफड़ों को ज्यादा काम करने की जरूरत है। अगर हम दौड़ रहे हैं तो हमारे फेफड़ों को ज्यादा काम करने की जरूरत है। अगर हम बॉडी वेट शिफ्ट कर रहे हैं तो हमारे फेफड़ों को ज्यादा काम करने की जरूरत है। बट इन द केस ऑफ सेरेब्रल पाल्सी, इफ योर चाइल्ड हैव अ क्वाड्रिप्लेजिया और देयर इज नो नेक होल्डिंग एंड ऑलवेज ही लाइंग डाउन, then there is no effort from your lungs, so lungs could be affected, lungs could be weak। तो हमें यहाँ पे क्या करना है कि उनको एटलीस्ट छोटे छोटे स्टेप्स में करके एक्सरसाइजेस करानी है, लाइक नेक होल्डिंग एक्सरसाइज, टमी टाइम एक्सरसाइज, बॉल थेरेपी, सिटिंग, स्टैंडिंग और ढेर सारी एक्टिविटीज हैं जिसको जब आप कराओगे तो उनके लंग्स पे प्रेशर पड़ेगा और लंग्स मजबूत होंगे। और कभी कभी जिन बच्चों को प्रॉब्लम होती है, उनके जो भी खाना खाने की नली होती है या फिर
चेस्ट में इन्फेक्शन होता है, इम्यूनिटी लो होती है, उससे भी लंग्स पे असर पड़ता है। इम्यूनिटी इंप्रूव करने के लिए ऐसे ढेर सारे मल्टीविटामिन्स होते हैं जो डॉक्टर्स देते हैं, बट हमें ये करना है नेचुरली, उनकी इम्यूनिटी को हमें इंप्रूव करना है। इसके लिए हर टाइप के वेदर में बच्चों को लेके बाहर निकलना है, गार्डन में, प्लेग्राउंड में, बाहर, घर की छत पे, घर के बाहर, अलग अलग एटमॉस्फेयर में बच्चे को लेके रहना है। इससे उनकी इम्यूनिटी डेवलप होगी और वो अपने आप को स्टेबल कर पाएंगे हर प्रकार के इन्वायरमेंट में। तो जब इम्यूनिटी डेवलप होगी तो नो डाउट उनके जो लंग्स कैपेसिटी है वो भी वो डेवलप करेंगे, और जो रिस्पायरेटरी की प्रॉब्लम है, रिस्पायरेटरी कॉम्प्लिकेशंस हैं, उससे भी हम थोड़ी बहुत हमें राहत देखने को मिलेगी। नेक्स्ट, कॉमन रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम की अगर हम बात करें कि कॉमन रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम जब होती है किसी बच्चे को, जब भी रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम हम देखते हैं किसी बच्चे में, तो उसके सिम्टम्स क्या होते हैं, या सिम्टम्स ना बोल के हम ये बोल सकते हैं कि रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम होती क्यों है। जब भी किसी बच्चे को सीवियर सेरेब्रल पाल्सी होती है तो उसमें रिस्पायरेटरी की प्रॉब्लम अगर देखने को मिले तो उसके रीजंस क्या क्या हैं ये आप जान लीजिए। सबसे पहला रीजन होता है ड्रूलिंग। अगर किसी बच्चे का राल बहुत ज्यादा मुंह से गिर रहा है तो दैट इज द कॉमन रीजन फॉर द रिस्पायरेटरी कॉम्प्लिकेशन। नेक्स्ट इज एस्पायरेशन। जब भी हम कोई चीज खिला रहे हैं तो वो कुछ न कुछ उसका हिस्सा सांस की नली में चला जा रहा है, या वो सॉलो नहीं कर पा रहा है, निगल नहीं पा रहा है, जीआई रिफ्लेक्स देखने को मिल रहा है। यह भी एक रीजन होता है रिस्पायरेटरी कॉम्प्लिकेशन का या रिस्पायरेशन को वीक बनाने का। नेक्स्ट इज रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन। इन्फेक्शन तब होगा जब मैंने बताया कि उसकी इम्यूनिटी लो रहेगी और उसको एक क्लोज एटमॉस्फेयर में हम रखेंगे, उससे भी रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं। लंग डिजीजेस और स्लीप एपनिया, अगर रात में बच्चा नहीं सो रहा है, रात भर वो जग रहा है, तो उससे भी रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं। नेक्स्ट एसोसिएटेड मेडिकल प्रॉब्लम इज कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट। कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट क्या होता है, सबसे पहले ये समझ लीजिए कि कॉग्निटिव स्किल क्या होती है। कॉग्निटिव स्किल हम बोलते हैं इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी विद एक्चुअल परफॉर्मेंस। जो इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी होती है किसी भी बच्चे की, जब वो एक्चुअली उसको परफॉर्म करते हैं बच्चे, तो उसको हम कॉग्निटिव फंक्शन बोलते हैं। अगर कोई बच्चा अपने माता पिता से बात कर रहा है तो उसकी टोन अलग होती है, अगर कोई बच्चा अपने पड़ोसी से बात कर रहा है तो उसकी टोन अलग होती है, अगर कोई बच्चा अपने फ्रेंड से बात कर रहा है तो उसकी टोन अलग होती है। अपने रिश्तों को पहचानना, अपने आसपास सराउंडिंग जो इन्वायरमेंट है उसके प्रति अवेयर रहना, चीजों की पहचान करना, लोगों को पहचानना और अपनी बॉडी एक्टिविटी को या अपने परफॉर्मेंस को लोगों के सामने इंप्रेसिव तरीके से रखना। हमारा जो पर्सनालिटी परफॉर्मेंस होता है या हमारा जो पर्सनालिटी डेवलपिंग एक एरियाज होते हैं, उसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं नेचर के सामने या सोशल होके या लोगों के सामने, अपनी फैमिली में, फैमिली मेंबर्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ, हमारा जो बिहेवियर है, दैट इज द मेन नोन एज कॉग्निटिव स्किल। तो इन बच्चों की जो कॉग्निटिव स्किल होती है वो भी पुअर होती है। ये भी हमें देखने को मिलता है, खास तौर पे डिस्काइनेटिक सीपी, अटैक्सिक या फिर मिक्स टाइप के वैरायटीज में ये ज्यादा देखने को मिलता है। मैक्सिमम ये मिक्स टाइप के वैरायटीज में ज्यादा देखने को मिलेगा हमको। इमोशनल एंड बिहेवियर एबनॉर्मेलिटी सेरेब्रल पाल्सी के बच्चों में पाई जाती है। मैं फिर से यहाँ पे बताता चलूं कि ये एबनॉर्मेलिटी मैक्सिमम मिक्स टाइप के सीपी में पाई जाएगी। स्पैस्टिक सेरेब्रल पाल्सी के जो बच्चे होते हैं उसमें कम पाई जाती है। डेंटल इश्यूज is a very common problem in all type of cerebral palsy. डेंटल इश्यूज इसलिए कॉमन प्रॉब्लम है क्योंकि इन बच्चों में
शुरू से सन एक्सपोजर कम मिलने की वजह से इनका जो कैल्शियम लेवल होता है वो एज कंपेयर टू नॉर्मल चाइल्ड कम होता है। तो जो डेंटल इश्यूज हैं उसको आने की संभावना ज्यादा होती है। और जब भी हम कोई चीज इनको खिलाते हैं तो इनकी जो च्यूइंग की कैपेसिटी होती है वो भी नॉर्मल बच्चों की अपेक्षा कम होती है। सॉलोइंग की जो कैपेसिटी होती है वो भी नॉर्मल बच्चों की अपेक्षा कम होती है। ड्यू टू दिस दे डेवलप अ लॉट्स ऑफ इन्फेक्शन इन देयर गम्स एंड टीथ। इसके लिए हमें ये करना है कि जब भी हम इन बच्चों को कुछ भी खिलाएं, खिलाने के बाद प्रयास करें कि तुरंत ब्रश कराएं, या फिर अगर बच्चा छोटा है तो अपने हाथों से उसके दांतों को जरूर साफ करें। ब्रशिंग इनकी इंपॉर्टेंट है कराना, उसके लिए मार्केट में अब तमाम प्रकार के ब्रश आते हैं जिसमें इन बच्चों के लिए स्पेशली हैंडल्स बने होते हैं, उसको पकड़ा के आप ब्रशिंग करा सकते हैं। दांतों की जो साफ सफाई है वो इम्पोर्टेंट है और हर 2 महीने पे या 3 महीने पे अकॉर्डिंग टू योर चाइल्ड सिवियरिटी यू शुड मीट टू योर डेंटल सर्जन, योर डेंटिस्ट। वो इम्पोर्टेंट है क्योंकि एक बार अगर उसमें प्रॉब्लम आ गई तो आगे चल के इन बच्चों को न्यूट्रिशन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि जब कुछ चबा के खाने के लायक हमारे दांत नहीं रहेंगे तो आगे चल के ये बच्चे कमजोर हो सकते हैं फ्रॉम द लेवल ऑफ मसल्स एंड बोन ऑल्सो। तो डेंटल इश्यूज का ध्यान देना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्लीप प्रॉब्लम इन बच्चों में पाई जाती है। अक्सर ये देखा जाता है कि बच्चे रात में देर से सोते हैं या कम सोते हैं, या रात में भी सोते हैं और दिन में भी सोते हैं। अक्सर पेरेंट्स की ये कंप्लेन होती है कि बच्चा अभी सो रहा है। वो इसलिए होता है कि यहाँ पे एक बैड गार्जियनशिप निभाई जा रही है। दिस इज शोइंग योर पुअर गार्जियनशिप। इन बच्चों का स्लीपिंग का जो एक चार्ट होता है उसको प्रिपेयर करके रखना चाहिए। कम से कम 10 से 12 घंटे अगर बच्चे सो रहे हैं, ठीक है, छोटे बच्चे सो सकते हैं, बड़े बच्चे 10 घंटे की उनको सोने की जरूरत होती है, लेकिन कोशिश करें कि उसका एक टाइम टेबल आप सेट करके रखें। रात को इनके सुलाने का टाइम, इनके दवा देने का टाइम फिक्स होना चाहिए, और सुबह यदि ये ज्यादा देर तक सोए हैं तो आप इनको एक टाइम रूटीन होना चाहिए, उस टाइम पे इनको जगा देना है। जब भी आप इनको सुलाने के लिए बेड पे लेके जाएं उसके पहले हैवी एक्सरसाइज नहीं करानी है। बच्चे को कोई भी मीठी चीज, चॉकलेट या फिर बिस्किट या कोई भी ऐसी मीठी चीज नहीं देनी है, उससे फिर नींद नहीं आएगी। कमरे का जो टेम्परेचर है वो प्रयास करें कि 22 से 26 के बीच में मेंटेन करके रखें। और बच्चे की जो भी स्किन से रिलेटेड अगर कोई समस्या है तो आपका जो बेड है वो कंफर्टेबल होना चाहिए आपके बच्चे के लिए। अब मैं फिर से बोलूंगा कि कोई भी हैवी एक्सरसाइज इन बच्चों से सोने के 1 घंटे पहले तक करा लें, 1 घंटे के अंदर अंदर ना कराएं, क्योंकि पेन, मस्कुलर पेन के इश्यूज होते हैं इन बच्चों में जो हमको और आपको नहीं पता चल पाता है, और वो एक्सप्रेस भी नहीं कर पाएंगे। वो पेन की वजह से कभी कभी इनको स्लीप डिसऑर्डर की प्रॉब्लम इन बच्चों में पाई जाती है। कॉस्मेटिक क्लीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चों के बाल, बच्चों की स्किन, और जो भी मैंने बताया माउथ हाइजीन, ईयर नोज हाइजीन, नेल्स, ये सारे हमको देखने हैं कॉस्मेटिक मैनेजमेंट में। ये सारे क्लीन होने चाहिए। बच्चों के जो कपड़े हैं वो क्लीन होने चाहिए, जिससे कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि उससे स्मेल आ रही है, क्योंकि उससे एक बैड इन्वायरमेंट क्रिएट होता है और ये बच्चे अपने आप को कोप अप नहीं कर पाते बाहर के लोगों से, या खुद से भी वो कोप अप नहीं कर पाते हैं। इन सारी चीजों का हमें ध्यान देना है। सेरेब्रल पाल्सी में जब भी किसी बच्चे को सेरेब्रल पाल्सी की समस्या होती है या सेरेब्रल पाल्सी में एसोसिएटेड मेडिकल प्रॉब्लम्स जितने भी मैंने बताए, उसमें मैक्सिमम एज अ पेरेंट आप क्या कर सकते हैं उसके बारे में आपको बताया गया।
कहाँ कहाँ आवश्यकता है डॉक्टर्स की, जहां पे आप डॉक्टर्स की हेल्प ले सकते हैं, वो भी आपको बताया गया। कॉन्ट्रैक्चर और डिफॉर्मिटी डेवलप ना होने दें, उससे पहले बच्चे को फिजियोथेरेपी शुरू कराएं, जिससे कि वो सोसाइटी की मेन स्ट्रीम में खुद को कनेक्ट कर ले कॉन्ट्रैक्चर और डिफॉर्मिटी डेवलप होने से पहले। अब हमारा जो अगला विषय है वो कल प्रसारित होगा हमारे इसी YouTube चैनल पे शाम को 5 बजे। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि यदि किसी एक्सरसाइज को करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई समस्या आ रही है या कोई भी सेरेब्रल पाल्सी से संबंधित आपका प्रश्न हो, तो आप हमारे इस YouTube चैनल फिजियो वेद वर्ल्ड पे या सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म पे, आप जहां से भी हमको देख रहे हो, वहां पे भी कमेंट सेक्शन में जाके अपनी समस्या को बता सकते हैं। उसका संपूर्ण समाधान आपको पहुंचा दिया जाएगा। तो कल फिर 5 बजे मिलेंगे YouTube पे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए आप सभी से नमस्कार, धन्यवाद।